गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम क्लास 12th की जो हिस्ट्री के कुछ सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, जो केस स्टडी क्वेश्चन और मैप वाले क्वेश्चंस, ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है और इनकी जो पीडीएफ है ये आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे मैं इसको डाल दूंगी और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं। उससे पहले हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सोर्स बेस्ड जो केस स्टडी क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। प्रभावती गुप्ता एंड द विलेज ऑफ दानगुना। तो ये प्रभावती गुप्ता से रिलेटेड पूरा का पूरा पैराग्राफ होने वाला है। पैराग्राफ पढ़ने से पहले क्वेश्चंस पे एक नजर डाल लेते हैं। मैंने आंसर्स जान के इनके नीचे नहीं लिखे, आंसर्स हैं इस वीडियो में, लेकिन पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। आंसर्स दिख जाना तो फिर नजर उन्हीं पे जाती है। तो फर्स्ट है, हाउ डिड प्रभावती गुप्ता शो हर अथॉरिटी थ्रू इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली कुछ सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें ना हमें बिना सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पढ़े, हमें इन जनरल भी हमने बुक का बाकी कंटेंट पढ़ा होता है तो हम उससे भी आंसर कर पाते हैं, लेकिन इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा। हाउ डिड द इंस्क्रिप्शन गिव अस एन आइडिया अबाउट रूरल पॉपुलेशन। तो हमें रूरल पॉपुलेशन वाली बात पे ध्यान देना होगा इस पैराग्राफ को जब हम पढ़ेंगे। एग्जामिन द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टर चार्टर इशूड बाय प्रभावती गुप्ता। तो उसकी क्या महत्वता थी, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, अभी हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। तो प्रभावती गुप्ता, दिस इज व्हाट प्रभावती गुप्ता स्टेट्स इन हर इंस्क्रिप्शन। ये उनके इंस्क्रिप्शन में चीजें लिखी गई हैं। प्रभावती गुप्ता कमांड द ग्राहम कुटुम्बिनास, जो कि हाउस होल्डर्स या किसान होते हैं जो एक गांव में रहते हैं, उनको कमांड करती हैं। ब्राह्मण्स को और जो भी लोग इस दानगुना के गांव में रहते हैं उन सबको कमांड कौन कर रहा है? प्रभावती गुप्ता कर रही हैं। और वो क्या कह रही हैं? बी इट नोन that on the 12th lunar day of the bright fortnight of Kartika, we have in Y ordered to increase our religious merit. Donate this village with the pouring out of water to Acharya, जो कि टीचर होते हैं। तो इसमें क्या प्रभावती गुप्ता बोल रही हैं कि जो 12th डे होगा, जिसको लूनर डे कहा जाता है, उस दिन जो फोर्टनाइट होगी कार्तिका की, उस टाइम पे मैं ये ऑर्डर इशू हो रहा है कि रिलीजियस मेरिट के चलते ये जो विलेज है दानगुना, इसको पोरिंग आउट ऑफ वाटर टू आचार्य, एक टीचर हैं, उनको दिया जा रहा है। और अब आपको प्रभावती गुप्ता कह रही हैं कि मैं ओनर थी बट अब मैं अपनी ओनरशिप एक टीचर को दे रही हूँ, चन्ना लिस्वामिन, और अब आपको उनकी बात और उनकी कमांड्स को ओबे करना होगा। हम उनको ऑफर करते हैं द फॉलोइंग एग्जेम्पशंस टिपिकल ऑफ अ अग्रहा, दिस विलेज नॉट टू बी एंटर्ड। वो एक्सेप्शंस उनको ऑफर कर रहे हैं। उनको सोल्जर्स, पुलिसमैन exempt from obligation to provide grass, hides as seats and charcoal। मतलब ये सब उनको ऑफरिंग्स और चीजें बता रहे हैं कि हम कॉन्फर कर रहे हैं हर चीज, पर एक्सेप्शन है टिपिकल। परचेजिंग फर्मेंटेड लिकर एंड डिगिंग सॉल्ट exempt फ्रॉम द राइट टू माइंस एंड खदीरा ट्रीज, ये exempt है उनको। और उनको सप्लाई ऑफ फ्लावर्स और मिल्क, इट इज डोनेटेड टुगेदर। और हिडन ट्रेजर्स और डिपॉजिट्स, मेजर और माइनर टैक्सेस, ये सब चीजें उनको एग्जेम्प्टेड हैं टिपिकली ऑफ एन अग्रह। तो ये इश्यू में ऑर्डर किया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट था कि आप कैसे कह सकते हो कि प्रभावती गुप्ता इस इंस्क्रिप्शन में हर अथॉरिटी। तो उनकी जो अथॉरिटी इस पैराग्राफ में दिख रही है वो भाषा से दिख रही है। हर अथॉरिटी इज रिफ्लेक्टेड इन द लैंग्वेज, जिस तरीके से वो कमांड कर रहे हैं कि अब आपको उन टीचर की बात सुननी है, तो वो अथॉरिटी वो दिखा रही हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड इंस्क्रिप्शन गिव अस एन आइडिया
अबाउट द रूरल पॉपुलेशन, हमें कैसा आइडिया मिलता है? इंस्क्रिप्शंस हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं रूरल पॉपुलेशन की कि वो लोगों को एड्रेस कर रही हैं एज हाउस होल्डर्स या किसान। तो ये तो विलेज में रहते हैं, एंड ब्राह्मण्स एंड अदर लिविंग इन विलेज ऑफ दानपुर। तो एक तो किसान रह रहे हैं, तो ये पता चल रहा है कि ये एक रूरल पॉपुलेशन की बात हो रही है। इम्पॉर्टेंस जो ये इश्यू किया है प्रभावती गुप्ता ने इंस्क्रिप्शन में, इसकी इम्पॉर्टेंस बतानी है। तो ये चार्टर जो कमांड है और ऑर्डर है कि जो भी इस गांव में लोग रह रहे हैं उनको उनकी बात को ओबे करना होगा, और एक रिलेशनशिप बिटवीन कल्टीवेटर्स और स्टेट दर्शाई जा रही है। ये हमें आइडिया देता है कि रूरल पॉपुलेशन जो कि एक्सपेक्ट की जाती थी कि वो किसानी करते हैं, वो वहां से प्रोड्यूस करते हैं चीजें किंग के लिए और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, और वो उनको देते हैं। जैसे किसान जो भी चीज ग्रो करते हैं वो किंग को और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को देते हैं। तो ये सब चीजें हमें इस चार्टर में से दर्शाई जा रही हैं। तो ये फर्स्ट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। अब इसमें नोबल्स एट कोर्ट, द ज्यूइश प्रीस्ट फादर एंटोनियो मॉन्सेरेट। अब इसमें ये अकबर की बात हो रही है और उनके कोर्ट में एक प्रीस्ट आए हैं उनकी। एट द कोर्ट ऑफ अकबर नोटिस्ड। अब इन्होंने जो अकबर के कोर्ट में देखा उसकी बात हो रही है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ग्रेट नोबल्स बिकमिंग इंसोलेंट थ्रू द अनचैलेंज इंजॉयमेंट ऑफ पावर। कभी कभी क्या होता है, जब आपको थोड़ी पावर मिलती है ना, तो आपको लगता है कि मैं ही हूं सब कुछ। तो किंग को इन चीजों को ध्यान रखने के लिए कि जो ये ग्रेट नोबल्स हैं, ये अनचैलेंज इंजॉयमेंट ऑफ पावर जो ये कर रहे हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए कि भाई मैं किंग हूं, तुम मिसयूज नहीं कर सकते। द किंग यूज टू समन देम टू कोर्ट। वो उनको समन करके, कहते हैं ना, अगर आपने किसी मूवी या ऐसे सीरियल्स भी बने हैं बहुत सारे अकबर के ऊपर कि आपने हमें समन भेजा था तो हम आए हैं। तो समन एक तरीके से वो उनको भेजते हैं, लेटर एक तरीके से बुलाते हैं कि आप हमारे दरबार में आओ कोर्ट, एंड गिव्स देम इम्प्रेशियस कमांड्स। वो उनको ऑर्डर देते हैं एज थ्रू दे वर हिज स्लेव्स। तो राजा जो अकबर हैं वो उनको समन देके दरबार में बुलाते हैं और उनको इस तरीके से कमांड देते हैं कि वो उनके गुलाम हैं और वो उनकी कमांड्स को उनको मानना पड़ेगा। इल सूटेड, अगर वो उनकी बात नहीं मानते तो उनकी रैंक और डिग्निटी, उनकी रैंक्स उनको लोअर कर दिया जाता था, उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया जाता था, और उनकी डिग्निटी, उनको ये बेसिकली इसमें राजा दिखाना चाहते होते थे कि मैं हूं राजा, तुम राजा नहीं हो, तुम मेरे एक सर्वेंट हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन अकबर और उनके नोबल्स। तो अकबर और उनके नोबल्स में ये रिलेशन था कि वो उनको समन करके बुलाया करते थे और उनको कमांड देते थे इस तरीके से जैसे कि वो उनके गुलाम ही हैं। इससे क्या होता था कि जो नोबल्स होते थे वो अपने आप को बहुत अनचैलेंज इंजॉयमेंट ऑफ पावर से वो किंग बचा लेता था कि तुम ये मत सोचना कि तुम ही हो, हम हैं राजा। और किंग्स उनको टाइटल्स ग्रांट किया करते थे अगर वो बहुत अच्छा काम करते हैं, अवार्ड्स दिया करते थे, बशर्ते वो काम अच्छा करते थे तब। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक दैट नोबिलिटी वाज एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ मुगल स्टेट। अगर किंग को बार बार अपनी पावर दिखानी पड़ रही है फिर भी ये नोबिलिटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट पिलर है मुगल स्टेट का क्योंकि इनको डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स और रिलीजियस ग्रुप्स से रिक्रूट किया जाता था। इंडिया में अलग अलग धर्म, अलग अलग लोग रहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग नोबिलिटी उनको अपॉइंट करती थी और इनसे क्या होता था, हर जगह का एडमिनिस्ट्रेशन जो मैनेज करना वो आराम से हो पाता था। नोबल्स मिलिट्री कैंपेन, कभी भी अगर उनको कहीं लड़ाई करनी है या कोई उनकी टेरिटरी पे अटैक करे तो मिलिट्री कैंपेन में अपनी आर्मीज दिया करते थे और ऑफिसर्स ऑफ द एम्पायर ऑफ द प्रोविंस की तरह ड्यूटीज भी निभाया करते थे। तो इसीलिए नोबिलिटी इंपॉर्टेंट पार्ट है मुगल स्टेट का। एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन जो ये ज्यूइश प्रीस्ट फादर एंटोनियो ने की रिगार्डिंग द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसकी? अकबर और उनके नोबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप थी वो उन्होंने कैसी रिलेशनशिप ऑब्जर्व की। तो जो जूइस्ट प्रीस्ट थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो मेंबर्स ऑफ द जूइस्ट मिशन है उन्होंने इंटरप्रेटेड कि एम्परर जो है, ये क्वेश्चन ना आपके जो बुक में आंसर है
इस सोर्स के अलावा वहां से थोड़ा सा ऐड किया कि एम्परर का इंटरेस्ट बहुत ओपन है टुवर्ड्स द डॉक्ट्रिन्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, और ये चीज ऐसा दिखा रहा है क्योंकि वो इतने इंटरेस्टेड हैं तो शायद वो क्रिश्चियनिटी को लेके ओपन है। तो दिस कुड बी अंडरस्टूड इन रिलेशन टू इनटॉलरेंट रिलीजियस एटमॉस्फेयर, जो कि यूरोप में था उस टाइम में, कि वो किसी और रिलीजन को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते थे, उसके बारे में सुन ही नहीं सकते थे। उसके कंपैरिजन में यहाँ पे उनको दिख रहा था कि वो ओपन इंटरेस्ट, जैसे वो अलग अलग रिलीजियस जो थिंकर्स होते थे उनके साथ डिबेट करते थे अकबर। तो हाई रिस्पेक्ट अकबर को शोन की गई थी टुवर्ड्स द मेंबर्स ऑफ जूइश मिशन। तो हाई रिस्पेक्ट अकबर ने इनकी तरफ शो की और ये इस बात से बहुत डीपली इम्प्रेस भी हुए थे। तो इनको एक पल के लिए ये भी लगा था कि शायद अकबर क्रिश्चियन ही बनना चाहते हैं, बट बाद में इनको रियलाइज हुआ था कि वो हर ही धर्म के बारे में जानना चाहते थे। तो एक क्वेश्चन 2 था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। ये एक फॉलोइंग स्टैट है, ये बुचनन ऑफ दी संथा ऑन द संथाल्स। तो इसमें बुचन ने लिखा है संथाल जो थे इनके बारे में कि दे आर वेरी क्लेवर इन क्लियरिंग न्यू लैंड्स, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो गांव जंगल में रहते हैं। तो बुचन लिख रहे हैं कि इनके बारे में, संथाल्स के बारे में, कि ये बहुत इनको लैंड क्लियर करने में इनको बहुत अच्छे से आता है, बट लिव मीनली। इनकी जो हट्स हैं उनकी कोई फेंस नहीं है, दीवारें बहुत छोटी हैं, प्लेस्ड अपटाइट, और ये बहुत साथ साथ में रहते हैं, प्लास्टर्ड विद इन क्ले, छोटे छोटे घर बनाए हुए हैं, स्मॉल एंड स्लोवली, और बहुत फ्लैट रूफ्ड है। और आर्च जो होती है ना, बहुत हल्की सी आर्च है, बहुत फ्लैट रूफ्ड छोटे से घर में वो वहां पे रहते हैं। अब रोल ऑफ बुचन एज एन एजेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो बुचन हैं वो एम्प्लॉयड थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, और वो एक जगह दूसरी जगह जाके रिकॉर्ड्स लिख रहे थे। वो हर जगह पे जाते थे तो उनके साथ आर्मी होती थी लोगों की, ड्राउट्समैन होते थे, सर्वेयर्स होते थे, पैलंक्विन जो पालकी में लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कुल्ली होते थे जो सामान कैरी करते थे। तो एज एन एजेंट वो जितनी भी संथाल्स के वहां पे एक्टिविटीज होती थी वो उनको रिकॉर्ड करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो जाहिर सी बात है लोग उनको, वहां के जो संथाल के थे वो उनको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, बिकॉज उनके लैंड को ब्रिटिश क्लियर करवा रहे थे। तो इस चक्कर में उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे थे संथल्स बुचन को। और ये क्योंकि आर्मी के साथ आए थे तो इनको समझ आ रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो संथल में होती हैं उनके बारे में एनालाइज कीजिए। तो संथल्स कमर्शियल क्रॉप्स कल्टीवेट करते थे जो वो मार्केट में बेचा करते थे। दे डेल्ट विद ट्रेडर्स, जो एक जब जंगल से दूसरे जंगल में उनको जाना है तो ट्रेडर्स के साथ डेल्ट करते थे कि आपको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, आप हमें एक स्मॉल सम ऑफ मनी या कुछ चीजें दे दो। तो इस तरीके से भी दे यूज टू डेल्ट विद ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स एज वेल। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो लोग परफॉर्म किया करते थे। ये पैराग्राफ में इतना मेंशन नहीं है, बट इन जनरल ये कंटेंट मेंशन्ड है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड बुचन डिस्क्राइब लिविंग कंडीशंस। उन्होंने ये तो बोला कि ये बहुत अच्छे से नीटली लैंड को क्लियर कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने ये मेंशन किया कि इनकी नीड्स बहुत लिटिल हैं। ये एक सिंपल सी हट में रहते हैं जो कि स्टिक्स और प्लास्टिक मड की बनी हुई होती है, बहुत सिंपल है, और जो छत है वो भी बहुत फ्लैट है, आर्च नहीं है उस पे। हट्स जो हैं ये बहुत छोटी बनाई गई हैं और आसपास कोई फेंस नहीं है, दीवारें भी छोटी हैं। तो लैंड तो ये बहुत अच्छे से साफ करते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल और कम जरूरतों के साथ अपना जीवन बिताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चंस एक्चुअल में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं सैम्पल पेपर्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से देखना और एक बार खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करना। हाउ डेट्स मॉन्टेड in the petition of Deccan Riots Commission, a riot explained how the system of loans worked। एक रायत ने एक्सप्लेन किया कि ये डेक्कन रायट्स कमीशन में ये आखिर में ये लोन काम कैसे करता है। उसने कहा जो साहूकार होते हैं, जो मनी लेंडर्स, वो हमें हिज डेटर ₹100 ऑन बॉन्ड और 3 to 4 आनास % पर
महसम मेंसम। अब लेटर क्या होता है कि वो एग्रीज टू पे द अमाउंट विद इन 8 days फ्रॉम द पासिंग ऑफ बॉन्ड। 100 रुपीज का डेटर वहां से वो पास करता है कि 8 दिन के अंदर हम आपको ये बॉन्ड पास कर देंगे। 3 years after the stipulated time of repaying the amount, साहूकार takes from his debtor another bond for the principal and interest together। इस 100 पे जितना भी 3 साल में परसेंट ऑफ अमाउंट लग चुका है, 3 रुपए लगा है या 2 रुपए लगा है, अब वो 13, पहले ये प्रिंसिपल है मेन अमाउंट और इस पे ये इंटरेस्ट लग रहा था, तो अब वो क्या करेंगे, अब वो 3 साल के बाद एक नया बॉन्ड बनवाते हैं किसानों से और ये 13 को प्रिंसिपल अमाउंट बना के इस पे और 3% ऐड कर देते हैं। इस तरीके से वो लोन का कर रहे हैं कंडीशंस ऑन रायट्स। allows him 125 days time to liquidate the debt after 3 years relapse और 15 दिन of third bond passing। this process is repeated। फिर 3 साल बाद यही प्रोसेस रिपीट होता है और 12 साल के बाद उसका इंटरेस्ट 1000 अमाउंट रुपीज हो जाता है टू 2000 से 10 आना और 3 पैसा। ये अमाउंट यहां से 100 रुपए से चलते चलते इतना बढ़ जाता है। तो फॉर वट पर्पस डिड रायट्स गेट लोन्ड फॉर मनी लेंडर्स? वो किस पर्पस के लिए लोन लिया करते होंगे मनी लेंडर्स से? तो वो मनी लेंडर्स से लोन लेते थे अपनी हर दिन की जरूरत के लिए, और क्योंकि वो किसान थे तो उनको किसानी करने में, खेती करने में जो भी चीजें की जरूरत है, तो दे नीडेड लोन्स अपनी हर दिन की जरूरत के लिए, प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर और जो कल्टीवेशन, जो खेती उनको करनी है उसके लिए भी उनको लोन लेना पड़ता था और उनको नई जगह पे जाना पड़ता था। और जो पैस्चर लैंड्स होते थे जहाँ पे गाय बकरी अपना वहां से अपना खाना लेती है, पैस्चर लैंड है, उसको भी उनको चेंज करके कल्टीवेटेड फील्ड बनाना पड़ता था। लेकिन इस कल्टीवेशन एरिया के एक्सपैंड होने से भी उनको मोर प्लॉ चाहिए, उनको कैटल चाहिए, उनको उनके पास उस चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं है। उनको हल चाहिए, उनको अब हल के अलावा उनको गाय चाहिए, कैटल चाहिए, तो दे नीड मनी बीज खरीदने के लिए, जमीन के लिए, और इन सब की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता था और लोन लेना पड़ता था। इवन दो ये किसान ही लिख रहा है और उनको पता था कि मनी लेंडर्स मिसयूज करते हैं अपनी पावर्स का, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। रायत ने इस लोन के सिस्टम को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है? उन्होंने कहा कि साहूकार उनको 100 रुपीज बॉन्ड देते हैं 3 to 4 आनास % पर माह, लेकिन और वो एग्री करते हैं कि विद इन 8 days वो इस बॉन्ड को पास करेंगे। 3 साल के बाद जब ये टाइम रीपेइंग अमाउंट का खत्म हो जाता है तो साहूकार डेटर को एक नया बॉन्ड देते हैं जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो पहला था उसको ऐड करके एक नया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, और धीरे धीरे ये प्रोसेस थर्ड बॉन्ड में भी पास होता है और एंड ऑफ 12 years तक इंटरेस्ट 1000 रुपए के अमाउंट पे 2028 10 आना और 3 पैसा इतना इंटरेस्ट। अब तो खैर आना और पैसा खत्म हो गई करेंसीज में, लेकिन तब ये यूज की जाते थे। इतना अमाउंट पे इतना इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है 1000 रुपए के ऊपर 2000 तक का इंटरेस्ट, मतलब डबल, जो कि कितना गलत है। तो उनके साथ कितना अनफेयर हो रहा था ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हाउ डू यू थिंक दैट द वे ऑफ बोरोइंग मनी बाय द रायट्स ब्रॉट मिजरी टू देम? उनको पैसे मांगने के कारण उधार, मतलब ऐसा होता था कि एक बार अगर किसी किसान ने उधार ले लिया तो बस वो हमेशा वो उधार ही उनके ऊपर पड़ा रहता था, वो कभी उसको चुका नहीं पाते थे। तो ये उनके ऊपर एक मिजरी कैसे ला रहा था कि ओवर टाइम जो किसान थे उनको एसोसिएट किया जाता था कि वो जो ये लाइफ ऑफ बॉन्ड और डीड ये जी रहे हैं ये एक मिजरी है, और उनको फोर्स किया जाता था साइन करने के लिए या अपने थंब इम्प्रेशंस देने के लिए डॉक्यूमेंट्स पे।
पर उनको पता नहीं था कि वो एक्चुअली किस चीज पे साइन कर रहे हैं। ब्लैंक पेजेस पे भी उनके थंब इम्प्रेशन ले लिए जाते थे। उनको पता ही नहीं होता था कि वो उस पे एक बॉन्ड इंसर्ट कर रहे हैं। वो कोई भी लिखी हुई चीजें होती थी उनसे वो फियर करते थे। पर उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, उनको जीना था, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी उनको पैसे चाहिए थे, तो उसके लिए उनको उधार लेना ही पड़ता था। और मनी लेंडर्स जो होते थे वो लोन लीगल बॉन्ड, जो ये पेपर पे बॉन्ड्स बनते हैं, इनके बिना वो उधार देने को तैयार नहीं होते थे। अब ये एक पॉलिटिकल मैप है, इसमें आपको लेबल करना है डांडी जो कि एक नेशनल मूवमेंट जहां पे हुई, या फिर मसूलीपट्टनम जो कि ब्रिटिश कंट्रोल 1857 में, और दूसरा पानीपत जो कि मुगल्स की टेरिटरी थी। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डांडी की बात करें, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर से लिया है, तो ये 16th क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में। तो ये डांडी है आपका गुजरात में। सेकंड क्वेश्चन क्या था? पानीपत, पानीपत नहीं था, सेकंड था, हाँ पानीपत ही था, नहीं, मसूलीपट्टनम, अ सिटी ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। तो मसूलीपट्टनम यहाँ है। तो आपके पास चॉइस थी, आप इन दोनों में से कोई भी भर लो, बट आप ये देख लेना, ये मसूलीपट्टनम यहाँ है और ये डांडी। पानीपत जो कि मुगल्स की टेरिटरी है वो यहाँ है, और ये दिल्ली है। अगर हम इसी मैप पे मार्क करो 3 प्लेसेस ए, बी और सी जो कि मेच्योर हड़प्पा से रिलेटेड है, तो ये आपको ऑब्वियसली ए बी सी लिख के दिया गया होगा। तो मेरे पास पहला वाला क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट आंसर ही है, तो इसीलिए ये ए है, ये धोलावीरा है यहाँ पे, बी कालीबंगन, और सी यहाँ है ये लोथल। तो ये गुजरात के ही पार्ट है, ये इंडिया का हिस्सा है, ये कालीबंगन भी इंडिया का हिस्सा है। तो ये 3 साइट से हमें, ये बहुत रिसेंटली डिस्कवर की गई थी बाद में, क्योंकि हमें हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी जो साइट्स थी ये हमारी चली गई थी पाकिस्तान में, तो सर्च शुरू हुई थी कि हम यहाँ पे भी कुछ साइट्स ढूंढें, तो हमें धोलावीरा और कालीबंगन वगैरह डिस्कवर किया। लोथल तो हमें पहले से पता ही था। तो ये 3 हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड मेच्योर्ड हड़प्पा की 3 साइट्स थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉपर सोशल रूल्स। ये एक स्टोरी है आदि पर्वन महाभारता से रिलेटेड। जब द्रोणाचार्य जो कि एक ब्राह्मण थे, वो तीर कमान आर्चरी सिखाया करते थे कुरु प्रिंसेस को। उनके पास एकलव्य है, आपने एकलव्य की स्टोरी सुनी होगी, जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर थे, ये निषाद कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और द्रोणाचार्य जो कि नोन हु न्यू धर्म, उन्होंने रिफ्यूज किया कि वो एकलव्य को अपने शिष्य के तौर से नहीं, अपने प्यूपिल के तौर, स्टूडेंट के तौर से नहीं ले सकते। एकलव्य वापस जंगल में आ गए और उन्होंने द्रोणाचार्य की एक इमेज प्रिपेयर की, मिट्टी से उन्होंने एक उनकी मूर्ति सी बनाई और उनको टीचर की तरह मान के प्रैक्टिस खुद ही करनी शुरू कर दी। उन्होंने बहुत सारी ग्रेट स्किल्स एक्वायर कर ली तीर कमान में। एक बार जो कुरु प्रिंसेस थे वो शिकार पे जा रहे थे और जंगलों में घूमते घूमते एकलव्य उनके सामने आ गए। ये कब हुआ? जब डॉग स्मेल्ड द डार्क निषाद wrapped into black deer skin, his body caked with dirt, it began to bark। एक डॉग था, वो बहुत ज्यादा भौंकता जा रहा था, भौंकता जा रहा था। तो एकलव्य उससे अनॉयड हो गए और उन्होंने 7 तीर उसके माउथ में शूट किए। एंड व्हेन द डॉग रिटर्न टू पांडवास, वो अमेज हो गए थे कि कितने बेहतरीन तरीके से उस डॉग के माउथ में एकलव्य ने तीर कमान चलाए थे। उन्होंने फिर एकलव्य को ट्रैक किया, जिसने अपने आप को द्रोणाचार्य का शिष्य के तौर से इंट्रोड्यूस किया। द्रोणा वंस टोल्ड हिज फेवरेट स्टूडेंट जो अर्जुन की अनराइवल्ड अगेंस्ट हिज प्यूपिल्स, की जो भी हो दुनिया में एक अर्जुन से बेहतर धनुष कमान कोई नहीं चला सकता, उनके स्टूडेंट में से वो बेस्ट है। अर्जुन जो ये रिमाइंडेड बाय द्रोणा अबाउट दिस, द्रोणाचार्य को जब अर्जुन ने बताया कि वो एक एकलव्य है जो इतना बेहतरीन तीर कमान चलाता है, वो तो मुझे भी पीछे छोड़ देगा। तो द्रोणाचार्य एकलव्य के पास गए और उन्होंने एक्नॉलेज किया कि वो उसके टीचर की तरह एकलव्य ने। जब द्रोणाचार्य ने डिमांड किया कि मतलब मुझे एक अपने स्टूडेंट के तौर से गुरु दक्षिणा दी जाती थी, कि टीचर ने आपको सिखाया, अब इन रिटर्न आपको गुरु दक्षिणा देनी है, तो उसमें द्रोणाचार्य ने उनका राइट थंब
मांग लिया था। एकलव्य ने एक बार भी हेजिटेट नहीं किया, झिझकाए नहीं और उसको कट करके दे दिया और उनको ऑफर कर दिया। जबकि राइट थंब आर्चरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट देयर आफ्टर ही शॉट विद हिज रिमेनिंग फिंगर, वो फिर भी तीर कमान वो चलाते रहे अपनी बाकी की उंगलियों से, थंब के बिना भी। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि राइट थंब नहीं था तो वो उतने फास्ट नहीं थे, तो द्रोणाचार्य ने अपने वर्ड्स जो थे कि कोई भी अर्जुन से बेटर नहीं होगा, वो उन्होंने वर्ड्स को कीप किया, उनको उन्होंने उस चीज को पूरा किया। अब वाई डिड द्रोणा रिफ्यूज्ड टू हैव एकलव्य एज हिज प्यूपिल, तो उन्होंने एकलव्य को एज अ प्यूपिल क्यों रिफ्यूज किया था कि उसको स्टूडेंट नहीं ले सकते थे? क्योंकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे जिनको धर्म पता था। वो आर्चरी प्रिंसेस जो क्षत्रिय कम्युनिटी से बिलोंग करते थे उनको सिखाते थे, और जो एकलव्य थे ये निषाद कम्युनिटी जो कि एक हंटिंग कम्युनिटी मानी जाती है, इनसे बिलोंग करते थे। तो इसीलिए उन्होंने एकलव्य को क्योंकि वो लो ओरिजिन से बिलोंग करते थे, उन्होंने उसको सिखाने से मना किया था। हाउ हैड द्रोणा केप्ट हिज वर्ड, जो अर्जुन को उन्होंने कहा था कि उनसे बेहतर कोई भी तीर कमान नहीं चलाएगा, तो द्रोणा ने जब अर्जुन को ये वर्ड दिया कि वो अनराइवल्ड हैं, उनको कोई नहीं हरा सकता धनुष बाण में, तो द्रोणा ने एकलव्य से उनका राइट थंब मांगा एज अ गुरु दक्षिणा फी, और एकलव्य ने उनको वो ऑफर किया अपने गुरु को। तो उसके कारण जब उनका राइट थंब चला गया तो वो उतना बेहतर तीर कमान नहीं चला पा रहे थे। तो ऐसे करके द्रोणाचार्य ने अपने उस वर्ड्स को कि उनसे बेहतर अर्जुन से कोई तीर कमान नहीं चलाएगा, वो उन्होंने रखा था। अब आप क्या सोचते हो कि द्रोणाचार्य का जो ये बिहेवियर था एकलव्य की तरह, वो जस्टिफाइड था या नहीं? अगर आपको जो भी लगता है वो अपना रीजन को एक्सप्लेन करिए। तो द्रोणास बिहेवियर जो एकलव्य की तरफ था वो जस्टिफाइड था, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था अर्जुन को कि वो बेस्ट आर्चरी में होंगे। पर जब अर्जुन ने देखा कि एकलव्य, तो वो अमेज्ड हो गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग धनुष बाण चला पा रहे थे। एकलव्य बहुत ज्यादा बेटर थे कंपेयर टू अर्जुन, और अपने प्रॉमिस को अर्जुन पे जो उन्होंने द्रोणाचार्य ने किया था उसको रखने के लिए, उस वादे को, उन्होंने उनसे राइट थंब मांगा। अब आप इसमें कुछ बच्चे कहेंगे नहीं बट ये बहुत गलत हुआ एकलव्य के साथ। ठीक है, अगर हम सोचे तो हाँ, एकलव्य के साथ गलत हुआ कि उसको जस्ट बिकॉज वो लो ओरिजिन से बॉर्न करता था उसको टीचिंग नहीं दी गई, एंड मतलब उसे मना कर दिया, एंड अगर उसने खुद से प्रैक्टिस की तो उसको फिर क्यों थंब मांगा? बट एक्चुअली उन्होंने उसको गुरु की तरह माना था। तो अगर आप इसको नो लिखना चाहो जस्टिफाइड कि नहीं उनके साथ सही नहीं हुआ, तो भी आप कर सकते हो। बट माई पॉइंट इज आई इवन एग्री ये सही नहीं था, बट आप इसमें आंसर फ्रेमिंग अगर आप सही से कर पाओ नो लिखने के बाद भी, तभी लिखना। नहीं तो सिर्फ अगर ये हवाबाजी लिखने की नहीं नहीं ऐसा कैसे, उसके साथ बहुत अन्याय हुआ ये वो, तो फिर वो पॉइंट्स नहीं वैलिड होंगे। इसीलिए आपको आंसर मार्क्स के लिए लिखना है पेपर में। यहाँ पे आपके मॉरल्स कोई जज नहीं करा। इवन पर्सनली इवन आई एग्री कि एकलव्य के साथ गलत हुआ, बट अगर हम फैक्ट्स और आंसर्स लिखने की बात करें तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि उनका बिहेवियर जस्टिफाइड था। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये कॉलिन मैकेंजी से रिलेटेड है कि कॉलिन मैकेंजी 1754 में बॉर्न हुए। ये बहुत फेमस इंजीनियर थे, सर्वेयर और कार्टोग्राफर थे। 1815 में ये फर्स्ट सर्वे और जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया गया, और ये इस पोजीशन ऑफ सर्वे जनरल की पोस्ट पे अपनी डेथ 1821 तक ये इसी पोस्ट पे रहे। और ये लोकल जो भी डेटा होता था, हिस्ट्री और सर्वेस वगैरह करते थे इंडिया के पास्ट को समझने के लिए, ताकि कॉलोनियल जो रूलर्स हैं वो ज्यादा अच्छे से इस एरिया पे गवर्न कर सके। वो ये कहा करते थे कि इट स्ट्रगल लॉन्ग अंडर मिजरीज ऑफ बैड मैनेजमेंट। जो ये साउथ है ये बहुत बैड मैनेजमेंट के अंडर रहा है, बट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बिफोर, जब साउथ को ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में नहीं लिया था, तो उससे पहले वो ये कर्नल मैकेंजी कह रही थी कि बड़ा ही बुरा हाल था इंडिया का, बट अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने के बाद सब ठीक है। विजयनगर को उन्होंने स्टडी किया और वो ये मानते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी काफी सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन ले सकती है इन इंस्टीट्यूशन से। लॉज और कस्टम्स जो इन्फ्लुएंस करते थे, वो काफी सारी ट्राइब्स में वो वाले लॉज और कस्टम्स प्रिवेल करते थे। नेटिव्स और जनरल मास ऑफ पॉपुलेशन आज भी उन
उन कस्टम्स को, उन लॉज को वो फॉलो करते हैं, तो उनके बारे में समझना, क्योंकि ट्राइब्स को समझना सबसे मुश्किल था। तो इनके थ्रू हम उन तक पहुंच सकते हैं, ये कर्नल मैकेंजी कहना चाह रहे थे। कर्नल मैकेंजी कौन थे? ये एक फेमस इंजीनियर थे, सर्वेयर, कार्टोग्राफर थे। ये तो आप डायरेक्ट वहां से लिख लेना। इनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपॉइंट किया था। ये हिस्टोरिक साइट्स को सर्वे करते थे। 1815 में ये फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे, और ये 1821 तक, जब तक इनकी डेथ हुई तब तक ये इसी पोस्ट पे रहे। मैकेंजी ने रीडिस्कवर करने की कोशिश कैसे की थी विजयनगर एम्पायर को? तो उन्होंने लोकल हिस्ट्रीज और सर्वेइंग हिस्ट्री साइट से वहां से डॉक्यूमेंट्स और डेटा इकट्ठा करने की कोशिश की थी, ताकि वो इंडिया के पास्ट को समझ सके, जिसमें विजयनगर जो कि साउथ इंडिया में है उसको समझने की कोशिश करे। जो विजयनगर एम्पायर की स्टडी थी वो कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यूजफुल थी? तो विजयनगर एम्पायर को स्टडी करने से कर्नल मैकेंजी ये मानते थे, कॉलिन मैकेंजी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन इस कस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस और लॉज जो यहाँ फॉलो किए जाते थे साउथ में, उनको समझ सकती है, और वो वेरियस ट्राइब्स जो नेटिव हैं, जनरल मास ऑफ पॉपुलेशन, उनके बारे में हम बेटर समझ पाएंगे, और ताकि हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुमारो वी शैल ब्रेक द सॉल्ट लॉ, ये दांडी मार्च की रिलेटेड है। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में बोला कि जब वो साबरमती को छोड़े विद माय कंपेनियंस, जब वो सी साइड की तरफ जाएंगे दांडी की, मैं सर्टेन नहीं था कि मुझे वहां तक पहुंचने दिया जाएगा। जब मैं साबरमती में था तब भी अफवाहें उड़ रही थी कि शायद मुझे अरेस्ट कर लिया जाए, और मुझे भी ये लग रहा था कि गवर्नमेंट मेरी पार्टी जो केम एज डांडी माइट परहैप्स लेट माय पार्टी केम एज फॉर डांडी, मेरे जो बाकी के साथी हैं उन्हें जाने दें, बट मुझे नहीं जाने देंगे। और अब अगर कोई कहे कि ये जो मेरे मन में डाउट था, ये मैंने जो उनको मैं ऐसा बता रहा था कि मुझे पूरा विश्वास है ये उसको उनका बिट्रे होगा, तो मैं उसको डिनाई नहीं करता। आई हैव रीच्ड हेयर नो स्मॉल मेजर, ये कोई छोटी बात नहीं है। पावर ऑफ जो पीस है और नॉन वायलेंस है उसके कारण ही मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, और ये पावर वो कह रहे थे कि दुनिया भर में फील होती है। गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि वो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं कि उन्होंने फॉर इट कुड हैव, वो मुझे अरेस्ट कर सकते थे, हम सबको अरेस्ट कर सकते थे, और बट उन्होंने आर्मी ऑफ पीस को अरेस्ट नहीं किया। मैं उनको प्रेज करता हूँ। शायद उनको भी शर्मिंदा फील होता अगर वो अरेस्ट कर लेते। तो ही इज अ सिविलाइज्ड मैन हु फील्स अशेम्ड जो एनीथिंग नेबर्स वुड डिसअप्रूव, कुछ ऐसा जो दुनिया या फिर उनके नेबर्स डिसअप्रूव करेंगे वो करने में शर्मिंदा फील करते हैं, और शायद इसीलिए गवर्नमेंट कॉन्ग्रेचुलेशन डिजर्व करती है कि उन्होंने हमें अरेस्ट नहीं किया। इसी चाहे भले ही इसी डर से नहीं किया कि दुनिया क्या बोलेगी, जैसे नेबर्स क्या बोलेंगे, इस डर से हम कितनी चीजें नहीं करते। तो ये गांधी जी कह रहे हैं कि वही इसी डर से कि दुनिया क्या बोलेगी, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया भी दांडी मार्च को कवर कर रही थी, इसी चक्कर में हमें अरेस्ट नहीं किया। पर फिर भी उन्होंने नहीं किया, इसको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। कल हम सॉल्ट लॉ को ब्रेक करेंगे। गवर्नमेंट टॉलरेट करे ना करे वो एक अलग क्वेश्चन है, शायद वो टॉलरेट ना करें, लेकिन अभी तक की जो पेशेंस और फॉरबिडेंस उन्होंने दिखाई है हमारी तरफ, वो कॉन्ग्रेचुलेशंस के पात्र है। व्हाट इफ अगर मैं और सारे लीडर्स ऑफ गुजरात, जितने भी पूरी दुनिया जो इंडिया में जितने भी लीडर्स हैं जो इस लॉ को ब्रेक करेंगे, अगर उनको अरेस्ट भी कर लिया जाए, तो ये मूवमेंट फेथ पे बेस्ड है। पूरा देश जाग रहा है, और ये मार्च को किसी लीडर की जरूरत नहीं है, ये मार्च तब भी बरकरार रहेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द एप्रीहेंशन जो महात्मा गांधी ने ही स्टार्टेड हिज दांडी मार्च। तो दांडी मार्च जब उन्होंने स्टार्ट की तो वो सर्टेन नहीं थे कि उनको दांडी में पहुंचने दिया जाएगा। उनको ये शक था कि शायद उनको अरेस्ट कर लिया जाए। गवर्नमेंट माइट परहैप्स लेट माय पार्टी कम, मेरे और मेंबर्स को आने दें, बट मुझे सर्टेनली शायद अरेस्ट कर लेंगे, ऐसा उनके मन में विचार था। गांधी जी ने ये क्यों कहा कि गवर्नमेंट कॉन्ग्रेचुलेशन डिजर्व करती है? क्योंकि गांधी जी के अकॉर्डिंग उनको ना अरेस्ट करना, इवन इफ उनके अंदर एक डर था वर्ल्ड ओपिनियन का, उसी चक्कर में भले उन्होंने हमें ना अरेस्ट किया हो, बट फिर भी ना अरेस्ट करना एक कॉन्ग्रेचुलेशन डिजर्व करते हैं वो लोग। वाई वॉज सॉल्ट मार्च वेरी सिग्निफिकेंट, ये क्वेश्चन इस पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं है बट इन जनरल है। सॉल्ट मार्च सिग्निफिकेंट था क्योंकि इससे गांधी जी
काफी टाइम से जो पॉलिटिक्स में नहीं थे वो फिर से आ गए थे एंड इस चीज को पूरी वर्ल्ड अटेंशन मिली थी। पूरे वर्ल्ड में गांधी जी के बारे में चर्चा होने लगी थी। इसमें वुमेन ने पार्टिसिपेट किया था। इस सॉल्ट मार्च ने ब्रिटिश को फोर्स किया ये सोचने के लिए कि शायद ब्रिटिश राज हमेशा नहीं रहेगा। गांधी जी ने एक बहुत बड़ा डिसकंटेंट ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट लोगों के मन में मोबिलाइज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल मैप पे आपको लोकेट करना है अमृतसर जो कि इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट का हिस्सा थी और आगरा जो कि टेरिटरी थी अंडर बाबर। तो अगर हम बात करें, इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं यहाँ पे, ये रहा। तो सबसे पहले अमृतसर जिसने नेशनल मूवमेंट का हिस्सा थी और यहाँ पे ये है आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पॉलिटिकल मैप पे ए बी सी ये 3 प्लेसेस दी हुई हैं, ये मेजर बुद्धिस्ट साइट्स हैं। ये देख लीजिए, ये ए बी बी और सी, ये 3 मेजर साइट्स दी हुई हैं जो ये बुद्धिस्ट मेजर साइट्स हैं। तो ए है नासिक, बी है बोधगया और सी है अमरावती। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मेजर साइट्स यहाँ पे मार्क की गई हैं। तो ये मैप वर्क के 2 क्वेश्चन, इसमें हमने शायद 3 क्वेश्चंस मैप के किए हैं और रेस्ट 7 क्वेश्चंस हमने केस स्टडी के किए हैं। तो आपको इनमें से कितने आते थे 10 में से, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी विद आंसर्स, एग्जैक्ट जैसे मैंने अभी कराई है यही सेम पीडीएफ। तो आप वहां से डाउनलोड करके एक बार फिर से देख सकते हो। ये प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और चांसेस होते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं, तो इसको ध्यान देना। कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ड्राइंग।